जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। यूक्रेन ने भारत में पकड़े गए अपने नागरिकों के लिए दर्ज किया विरोध। भारत के 16 ग्रुप ने कंडक्ट किए पिनाका के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट के प्रूफ ट्रायल्स। ईरान ने किया वॉर को पूरी तरह से समाप्त करने का दावा। एसएसबी ने ऑर्डर प्लेस किए भारत के स्वदेशी ASMI गन्स के। और ईरान वॉर के बीच यूएस के काउंटर टेररिज्म यूनिट के डायरेक्टर ने किया रिजाइन। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते NIA ने जिन 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 6 यूक्रेनियंस हैं और एक अमेरिकन, तो उनकी पहचान भी सामने आ चुकी है और ये कंफर्म हो चुका है कि जो अमेरिकन पकड़ा गया है वो वही मैथ्यू वैन डाइक है, जो कि एक अमेरिकन स्पाई है, अमेरिकन मर्सनरी है और एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है। और वहीं जो यूक्रेनियंस पकड़े गए तो उनमें से एक का नाम है स्टेफन के मैरियन और इसका लिंक यूक्रेन की मेन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट GUR से भी है। और अब NIA स्पेशल कोर्ट ने 7 आरोपियों को NIA की 11 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। और NIA का आरोप है कि हिरासत के दौरान इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ये AK-47 राइफलों से लैस अज्ञात आतंकियों के साथ सीधे संपर्क में थे और उनकी आतंकी और अवैध गतिविधियों में उनकी सहायता कर रहे थे। और इतना ही नहीं बल्कि एथनिक आर्म्ड ग्रुप से जुड़े हुए जो आरोपी हैं ये भारत में प्रतिबंधित इंसर्जेंट ग्रुप्स को वेपन्स, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग ये सब देकर उनको सपोर्ट कर रहे थे। वहीं इस पर यूक्रेन और US की जो प्रतिक्रिया आई है उसमें यूक्रेन ने तो ये कंफर्म किया है कि उनके 6 नेशनल्स को भारत में डिटेन किया गया है, क्योंकि मिजोरम में इनकी अनऑथराइज प्रेजेंस थी। और यूक्रेन ये कह रहा है कि ऐसे कोई स्टैब्लिश फैक्ट्स अभी तक नहीं है जो कि प्रूव करते हों कि उनके नागरिक भारत में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। और फिर यूक्रेन ने एक विरोध भी दर्ज कराया और अपने नागरिकों की तुरंत रिहाई की डिमांड भी करी है। और तो और यूक्रेन ने तो ये भी लिखा है कि हम इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि भारत में विदेशी नागरिकों के लिए कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं जिनमें प्रवेश केवल एक विशेष परमिट से ही संभव है। और यूक्रेन ये कह रहा है कि ऐसे क्षेत्रों पर प्रॉपर मार्किंग्स नहीं होती हैं जिससे नियमों का अनजाने में उल्लंघन का खतरा बने रहता है। कहने का मतलब ये कि यूक्रेन ये कह रहा है कि उनके नागरिकों ने अनजाने में गलती करी है। और कमाल की बात यह कि अनजाने में बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में चले गए। और बहुत सीधी सी बात है कि इस तरह की गलतियां कभी भी अनजाने में नहीं होती हैं। और NIA ने इनको हिरासत में लिया है तो बहुत सीधी सी बात है कि NIA के पास पर्याप्त मात्रा में सबूत और वजह होगी इनको कस्टडी में लेने की। और वजह सीधी सी है कि ये सिर्फ भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने के लिए आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट कर रहे थे। ऊपर से यूक्रेन ये कह रहा है कि भारत के कुछ जगहों पर प्रॉपर मार्किंग्स नहीं है, इस वजह से ऐसा हो गया। और फिर यूक्रेन कहेगा कि रशिया वाले हमको मारते क्यों हैं। और वहीं अगर बात करें US की प्रतिक्रिया की तो फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अमेरिकन नागरिक की गिरफ्तारी पर अमेरिका की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। और US एम्बेसी के प्रवक्ता का कहना है कि हम सिचुएशन से अवेयर हैं, लेकिन प्राइवेसी रीजंस के चलते फिलहाल अभी हम इस मामले पर कमेंट करना नहीं चाह रहे। और जब ये घटना हुई तो मिजोरम के मुख्यमंत्री की एक वीडियो भी साथ में वायरल हो रही है, जो कि 11 मार्च 2025 की है, जब वे स्टेट असेंबली को संबोधित कर रहे थे। और उस संबोधन के दौरान उन्होंने इस बात को बताया था कि हमारे पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है कि यूक्रेन के कुछ वॉर वेटरन्स मिजोरम होते हुए म्यांमार के चिन स्टेट तक गए थे ताकि वे वहाँ पे मिलिट्री हुंडा से लड़ रहे विद्रोही संगठनों को ट्रेनिंग दे सकें। और स्टेट असेंबली के क्वेश्चन आवर में ये बताया गया था कि कैसे जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में मिजोरम में लगभग 2000 के आसपास फॉरेनर्स ने विजिट किया था, लेकिन उनमें से कई ऐसे थे जो टूरिस्ट की तरह नहीं आए थे और स्टेट से बिना किसी का ध्यान खींचे निकल भी गए। और उनमें से कुछ विदेशी इंडो म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करके चिन हिल्स में दाखिल हुए ताकि वहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दे सकें। और सीधी सी बात है कि इनके लिंक अगर उन इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ भी मिल रहे हैं जो कि भारत में प्रतिबंधित हैं, यानी कि वो एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं, तो फिर भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने और यहाँ की इंटरनल पीस को डिस्टर्ब करने के लिए एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की संभावना तो बनती है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स को ट्रेनिंग दे रहे थे तो उस ट्रेनिंग में FPV ड्रोन्स को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी शामिल है। एक ऐसी टैक्टिक जिसका इस्तेमाल अभी वर्तमान समय में यूक्रेन भी रशिया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। आज सोलर ग्रुप ने पिनाका रॉकेट्स के एक्सटेंडेड रेंज वाले वेरिएंट के 2 प्रोडक्शन लॉट्स के पहले प्रूफ ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है, जो कि पोखरन फील्ड फायरिंग रेंजेस में कंडक्ट किए गए थे। और इस दौरान करीब 24 पिनाका एक्सटेंडेड रेंज वाले रॉकेट्स को फायर किया गया था और फील्ड कंडीशंस में इस रॉकेट्स ने बहुत ही कमाल का परफॉर्म किया है। और प्रूफ ट्रायल्स का मतलब होता है कि जब आप मिलिट्री इक्विपमेंट को कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर फायर करते हैं, उसकी रिलायबिलिटी, उसके स्पेसिफिकेशंस और सभी पैरामीटर्स को चेक करने के लिए कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। और इन सिस्टम्स को ऑफिशियली स्वीकार किए जाने से पहले ये ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि फोर्सेस को डिलीवर करने से पहले ये इन रॉकेट्स का फाइनल क्वालिटी चेक था। और इस सफलता के साथ ही अब ये जो रॉकेट्स हैं ये इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट होने के बेहद ही करीब है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि कल 19 मार्च के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में
चीन, भूटान और म्यांमार के साथ लगे बॉर्डर्स पर भारतीय वायुसेना ने एक एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए एरिया नोटिफिकेशन जारी की है। इसके अलावा कल 17 मार्च को दूसरी और तीसरी नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की कील लेइंग सेरेमनी भी आयोजित की गई थी और इस तरह के टोटल 6 नेक्स्ट जनरेशन की ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स भारतीय नौसेना को डिलीवर की जानी है, जिन्हें स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। और इन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की खास बात यह है कि ये कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स के साथ भी इक्विप्ड होगी, जैसे कि रिमोट पायलटेड ड्रोन्स, इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, AI बेस्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम और ऐसी अत्याधुनिक मशीनरी और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने तेहरान में अपने टारगेटेड स्ट्राइक में ईरान के मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब तो इनको भी एलिमिनेट कर दिया है। वहीं इसी बीच इजरायली मिलिट्री ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि 6 मार्च को सदर्न लेबनान में उनके टैंक ने गलती से UN की पोजीशन को भी हिट कर दिया था और जिसमें घाना के पीस कीपर्स घायल हुए थे। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इजराइल की मिलिट्री ने UN के पर्सनल को गलती से हिजबुल्लाह के फाइटर समझ लिया था। वहीं इसी बीच US के प्रेसिडेंट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करके एक बार फिर से वार्निंग जारी करी है कि क्या हो अगर अमेरिका ईरानियन रिजीम के बचे कुछ हिस्से को भी खत्म कर दे। और एक तरह से इनडायरेक्टली US प्रेसिडेंट ने अपनी एलाइज को क्रिटिसाइज भी किया है, विशेष रूप से नेटो कंट्रीज को, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करने वाले US के प्लान में कोई भी साथ नहीं आ रहा है और न ही US को कोई उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एफर्ट मिल रहा है। और फिर एक और पोस्ट करी जिसमें वो ये क्लेम करते हुए दिखे कि अमेरिका को किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है और हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। पर यहाँ पे बात यह है कि हेल्प की बात तब आएगी जब हेल्प मिल रही हो। और US प्रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि कोई भी देश उनके इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले प्रस्ताव में शामिल नहीं हो रहा है और फिर ये जो फ्रस्ट्रेशन है सोशल मीडिया पर दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने जो ईरान के सिक्योरिटी चीफ को एलिमिनेट किया था, तो उनके एलिमिनेशन पर इजराइल की मिलिट्री की तरफ से कहा गया कि इसका जल्द ही ईरान की तरफ से एक निर्णायक, निवारक और खेदजनक प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। और जबकि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ये कहते हुए दिखे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिचुएशन प्री वॉर स्टेटस पर वापस नहीं लौटेगी। और वहीं जहां ये वॉर 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है, तो इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि हम सीज फायर में बिलीव नहीं करते, हम बिलीव करते हैं इस वॉर को समाप्त करने में। और वॉर को समाप्त करने से हमारा एग्जैक्टली मतलब यह है कि इसको सभी फ्रंट्स पर समाप्त करना, ताकि सारे इश्यूज़ को हम एक बार में रिजॉल्व कर लें और फिर इस पूरे रीजन पर पीस को विटनेस करें। और ईरान नहीं चाहता कि कुछ समय बाद ये वॉर दोबारा से रिपीट हो जाए, तो इसलिए उन्होंने कहना है कि वे सीज फायर पर बिलीव नहीं करते, वे बिलीव कर रहे हैं वॉर को पूरी ही तरह से समाप्त करने में। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो हॉस्पिटल पर कायरतापूर्ण तरीके से हमला किया था, जिसमें 400 से अधिक कैजुअलिटीज़ हुई हैं, तो अब अफगान गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने जिस तरह के रमज़ान के महीने में इस तरह के अपराध किया है, तो ये दिखाता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ह्यूमंस या फिर इस्लामिक वैल्यूज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर से अफगान तालिबान का ट्रस्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जबकि पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम के खिलाफ फतवा भी जारी किया गया है। और अफगान तालिबान का स्पष्ट रूप से कहना है कि पाकिस्तान की इस कायरतापूर्ण हरकत का जवाब उचित समय पर बहुत ही उचित तरीके से दिया जाएगा। और सोशल मीडिया पर कुछ पाकिस्तानी जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं, तो वो इस काबुल वाली एयर स्ट्राइक को भी जस्टिफाई कर रहे थे और ऐसा क्लेम कर रहे थे कि अफगान तालिबान झूठ बोल रहा है, वहाँ पे कोई सिविलियंस नहीं थे। और कुछ तो ये भी बोल रहे हैं कि जो कैजुअलिटीज़ का आंकड़ा 400 का बताया जा रहा है, तो उनकी हमें बॉडीज़ भी दिखाओ। तो इनसे भी कोई एक अफगान पत्रकार ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि तुम जल्दी बॉडीज़ देखोगे अपनी खुद की कंट्री में, अपने खुद के आर्मी सोल्जर्स की, बस थोड़ा सा इंतजार करो। वहीं इसी बीच आज BLA ने ग्वादर में पाकिस्तानी आर्मी चेक पॉइंट्स पर रेड कंडक्ट करी थी, जिसमें कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स की कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट है। बात इतनी सी है कि PKM भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है और शायद यह बात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम पनीर को भी अच्छे से पता है और इसी वजह से इस बार पाकिस्तान ने 23 मार्च को होने वाले अपने पाकिस्तान डे पर पाकिस्तान डे परेड को कैंसिल कर दिया है। पर इसी बीच जो वेस्टर्न मीडिया है, तो वो इस वाले इंसिडेंट को भी बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से दिखा रही है, जिसमें इस बात की निंदा तो की जा रही है कि काबुल में हॉस्पिटल पर स्ट्राइक की गई, लेकिन इसमें उसका नाम नहीं लिया जा रहा है जिसने यह अपराध किया है, कोई और नहीं बल्कि हमारा ही निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान। भारत के लोकेश मशीन टूल्स को भारत के SSB से ASMI गन्स को सप्लाई करने का 10 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि ASMI 9x19 mm कैलिबर वाली एक सब मशीन गन है, जिसे भारतीय सेना के कर्नल प्रसाद बंसोद ने DRDO के कोलैबोरेशन के साथ स्वदेशी तौर पर विकसित किया है और वो भी एक रिकॉर्ड टाइम पीरियड में। और ये ऑलरेडी भारतीय सेना और असम राइफल्स की सर्विस में भी इंडक्ट की जा चुकी है। बाकी अगर आपको ASMI गन के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि भारत की CSIR NAL ने NJ100 नाम का एक स्वदेशी स्मॉल टर्बोजेट इंजन को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि 100 किलोग्राम फोर्स का थ्रस्ट डिलीवर करने में सक्षम है
और इसका इस्तेमाल यूएवीज, ड्रोन इंटरसेप्टर्स और कॉम्पैक्ट क्रूज मिसाइल्स को पावर देने के लिए किया जा सकता है। इसी बीच एक बड़ा अपडेट यह है कि ईरान के साथ चल रहे वॉर के बीच यूएस की नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो कैंट ने अपनी पोजीशन से रिजाइन दे दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस वॉर को इसराइल द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया गया है और उनके मुताबिक जो ईरान है वो देश के लिए कोई तत्काल खतरा नहीं पैदा करता है। और अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने ये लिखा है कि एक अच्छी अंतरात्मा के साथ वे इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते हैं। और तो और उन्होंने इजरायली ऑफिशियल्स और यूएस मीडिया के कुछ सेक्शंस पर भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन रन करने का आरोप लगाया है, जिसने यूएस की लीडरशिप को इस वॉर में जाने के लिए कन्विंस किया। जबकि व्हाइट हाउस ने उनके इस क्लेम को खारिज किया है और ये कहा है कि जो वॉर है ये जस्टिफाइड है और रियल थ्रेट्स पर आधारित है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2006 में किरण मार्क 2 एयरक्राफ्ट के क्रैश में विंग कमांडर धीरज भाटिया और स्क्वाड्रन लीडर शैलेंद्र सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान राइफलमैन करमजीत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2009 में मणिपुर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट सतबीर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत की कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को डायरेक्टली रिपोर्ट करती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।